हेलो बच्चों। तो मैं हूं आपका एजुकेटर आदर्श राज और मैं लेके आ गया हूं टॉपर टॉक का अनदर एपिसोड। और जैसा कि हमने पिछले टॉपर टॉक में डिस्कस की थी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी ऑफ नीट, है ना। मेरे पास एक और नीट टॉपर है, स्नेहा। स्नेहा, वेलकम टू दिस शो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। स्नेहा भी मेरी वन ऑफ द फेवरेट स्टूडेंट है, पहले मेरे से पढ़ी है। और स्नेहा ने नीट के थ्रू, नीट 2022 के थ्रू बीडीएस में सेलेक्ट हुई है नेहा, यस इफ़ आई सर। एम नॉट रॉन्ग। तो बीडीएस में सेलेक्ट हुई है नेहा, अपने बारे में बताओ बच्चों को। तो मेरा 40,000 रैंक है एंड मेरा स्कोर 564 है जनरल कैटेगरी, और मुझे हरियाणा रोहतक में पीजीआईडीएस अलॉट हुआ है डेंटल के थ्रू। तो पीजीआईएमएस आप लोगों ने सुना होगा, बच्चों ने, सभी ने। तो इसी का जो डेंटल जो पोर्शन ब्रांच है ना, ब्रांच है, तो वही है पीजीडीआई, पीजीआईडीएस। ओके। तो स्नेहा, कॉन्ग्रेचुलेशंस बेटा, आपने थैंक यू बहुत सो मेहनत, मच स्नेहा सर। ने बहुत मेहनत करी है और मैंने तो उसको देखा है अपने सामने पढ़ाई करते हुए। तो स्नेहा, सब लोग खुश हैं फैमिली में, और तुम यस खुश होगी नहीं? सर, यस सर। इनिशियली थोड़ा सा था कि एमबीबीएस मिल जाता, बट जैसे जैसे थोड़ा एक्सप्लोर किया इस फील्ड को, तो मैं भी खुश हूँ और घर पे भी सभी खुश है, क्योंकि पहली बार कोई इस डॉक्टरी वाले फील्ड में जा रहा है। कोई भी फैमिली में मेडिकल ब्रांच से ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। यस तो सर। स्नेहा, जब स्नेहा ने कॉलेज चुना, उसके बाद स्नेहा ने मुझे मैसेज भी किया, कहते सर मुझे बीडीएस मिल रहा है। तो मैंने इसको यही बोला कि ठीक है, अब आप और लोगों को स्माइल को अच्छा करने वाले हो, है ना। यस सर, तो बहुत अच्छा सा मैसेज किया था सर हाँ, ने। कि और लोग हंसेंगे यार, अच्छी बात है ये तो स्नेहा, कौन सा अटेम्प्ट था ये? ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था और फर्स्ट ड्रॉप था। मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट था नीट 2021 का, जो 12th के साथ था, तो उसमें मेरा स्कोर था 467 मार्क्स थे मेरे। हम्म। और इस बार तो बता ही दिया जैसे, तो हम्म। ये सेकंड अटेम्प्ट था मेरा। सेकेंड अटेम्प्ट था। यस सर। तो टॉकिंग अबाउट अटेम्प्ट्स, कितने अटेम्प्ट देने चाहिए बच्चों को? सर 2 या 3 मेरे ख्याल से मैक्सिमम है। 2 ही बहुत ज़्यादा होता है, बिकॉज ना हर अटेम्प्ट के साथ आप पे प्रेशर और बर्डन ज़्यादा आता है। बिल्कुल। आपको मतलब जैसे जैसे आप अटेम्प्ट करते हो, लोग आप पे गिव अप करना स्टार्ट कर देते हैं और आपको एंड तक खुद पे गिव अप नहीं करना होता है। एक पॉइंट आता है कि जब पेरेंट्स भी इतने सपोर्टिव नहीं होते हैं एक दो अटेम्प्ट के बाद, तो वो डिपेंड करता है कि मतलब आप कितना डील कर सकते हो इस सब चीज़ से और कितना पे डेडिकेशन है। बिल्कुल। तो 2 अटेम्प्ट जहाँ तक है, अच्छा अटेम्प्ट है, सेकेंड अटेम्प्ट में ऑलमोस्ट हो जाता है। और बहुत ज़्यादा अगर चाहते हैं तो आप थर्ड अटेम्प्ट दे सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो एग्ज़ाम। ऐसा बहुत ही टफ एग्ज़ाम भी नहीं है, लोगों ने फर्स्ट अटेम्प्ट में भी क्लियर किया है। इवन स्नेहा ने भी फर्स्ट अटेम्प्ट में भी आए थे इसके नंबर, ऐसा नहीं है। लेकिन वही है कि लोग देना चाहते हैं, बेटर करना चाहते हैं, तो सेकेंड अटेम्प्ट एक अच्छा अटेम्प्ट है। स्नेहा, इसके बाद अगर हम बात करें बच्चा, तो बोर्ड्स और कंपटीशन एक बच्चों के दिमाग में चलता है कि हमें बोर्ड्स की तरफ फोकस करना चाहिए पहले, फिर कंपटीशन हम लोग उसके बाद देखें, या हम साथ में कैसे डील कर सकते हैं इसको? साइड बाय साइड दोनों चीज़ों को डील कर सकते हैं, क्योंकि सिलेबस तो अल्टीमेटली 11th-12th का ही साइंस आनी है। सिलेबस कुछ भी आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं जाता है, करिकुलम के बाहर नहीं जाता है। तो वो हमको मतलब हमको मैनेज करके चलना कि जैसे स्कूल में भी हम अपना टाइम मैक्सिमम यूटिलाइज करें अपना सिलेबस पढ़ने में, थ्योरी बिल्ड अच्छे से पढ़ लें, कॉन्सेप्ट्स बिल्ड कर लें, और फिर जब हमको टाइम मिले थोड़ा अपने लिए डेली का स्केड्यूल कर ले कि इस टाइम हम एमसीक्यूज सॉल्व कर ले, थोड़ी कॉम्पिटिटिव बेसिस पे पढ़ाई कर ले, तो वो हमको मैनेज करना होगा। और हम कर भी सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मैनेज नहीं हो सकता। बहुत सारे लोग करते भी हैं 12th के साथ पास नीट अच्छे स्कोर से। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब यही है कि हम 12th की जो पढ़ाई कर रहे हैं उसके साथ साथ हम लोग कर सकते हैं इसको। बिल्कुल कर सकते हैं सर। 11th और 12th में कितना डिफरेंस है? मतलब अगर स्ट्रेटजी को लेके देखा जाए तो 11th का जो पोर्शन है प्रिपरेशन में और 12th का जो पोर्शन है, वो सेम स्ट्रेटजी से हमें डील करना चाहिए कि 11th के लिए अलग स्ट्रेटजी है और 12th के लिए अलग है? एक्चुअली 11th में हम लोग जैसे बहुत सारे ऐसे होप्स के साथ और बहुत एक्सपेक्टेशंस के साथ साइंस लेके आते हैं, एंड देन काफ़ी लोग, मतलब मैंने पर्सनली इसलिए ये सब्जेक्ट चूज़ किए बिकॉज मुझे इंटरेस्ट था, बट काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो मैथ्स से बच के भी बायो में आते हैं और आगे फिर फिजिक्स काफ़ी डिफरेंट मिलती हैं, केमिस्ट्री की 3 ब्रांचेस खुल जाती हैं। तो 11th में थोड़ा स्टडी और स्लो करके धीरे धीरे पहले सब्जेक्ट को समझ के फिर हम आगे अपनी स्ट्रेटेजी बिल्ड करते हैं। 11th में तो हम लोग को खुद ही सब्जेक्ट्स का भी प्रॉपर आइडिया नहीं होता, वही सब लेने में टाइम चला जाता है। तो 11th में हम थोड़ा अगर सब्जेक्ट को जब समझ जाएंगे, थोड़ा इंटरेस्ट बिल्ड कर लेंगे, तो 12th में हम अपनी रूटीन सेटअप कर सकते हैं। बाकी सिलेबस दोनों का ही इक्वली इंपॉर्टेंट है और इक्वल वेटेज रखता है। तो ऐसा भी कुछ है क्या कि अगर हमें 11th में थोड़ा कम समझ में आ रहा है, या हमें लगता है कि 11th में हम
नहीं कर पा रहे हैं साइंस को इतनी अच्छी तरीके से टैकल, तो हमें स्विच कर देना चाहिए किसी और ब्रांच में, या हमें थोड़ा सा टाइम देना चाहिए इस बारे में कि नहीं 12th में आते आते हम चीज़ों को कर पाएंगे और हमें अभी सिर्फ बेसिक पे फोकस करना है? सर अगर आपका इंटरेस्ट है, मतलब हमने सब्जेक्ट चूज़ ही तभी किया होगा जब हमारा इंटरेस्ट होगा, या कुछ तो रीज़न से किया होगा, तो इतनी जल्दी गिव अप करना तो कोई सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, चीज़ें थोड़ी वास्ट हो जाती हैं तो ग्रास्प करने में टाइम लगता है, बट थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, थोड़ा सोचना चाहिए, थोड़ा सा एफर्ट्स डालने चाहिए, क्योंकि क्या पता वो चीज़ें समझ में आ जाए, क्योंकि एकदम से ब्रांच स्विच कर लेना सॉल्यूशन नहीं है। तो तुमने बेटा क्या सोच के मेडिकल लिया था? आपने नॉन मेडिकल क्यों नहीं लिया? सर क्या शुरू से ही डॉक्टर ही बनना था? मेरा सर शुरू से इंटरेस्ट था, मतलब बचपन में तो जैसे बोल देते हैं डॉक्टर हाँ, बनना, हाँ। तब भी डॉक्टर बनना था, बट तब कुछ जैसे सीरियसली सोचा नहीं था। बट जैसे 9th में बायो पढ़ी तो काफ़ी इंटरेस्ट बन गया उस सब्जेक्ट में, तो फिर 10th में भी वो कंटिन्यू रहा। फिर मेरा जो था, मेरा सभी सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट था, मेरा थोड़ा सा बायो की तरफ इंक्लिनेशन ज़्यादा था, बट आर्ट्स के सब्जेक्ट्स भी मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगते थे। तो जब डिसीजन लेने का टाइम आया तो काफ़ी थोड़ा कन्फ्यूजन भी था, बट देन बायो के लिए जो था इंटरेस्ट था तो फिर वही ले लिया। एंड बाद में कि इस फील्ड में जाना है, डॉक्टर वाली लाइन में जाना है, तो वो तो जैसे टाइम के साथ डेवलप हो गया, अपने फील्ड को एक्सप्लोर किया तो इसके बाद। तो बेटा इसके बाद जो मेन एक पॉइंट आता है प्रिपरेशन के दौरान, उसमें आता है रिसोर्सेज। तो कहाँ से पढ़ना चाहिए हमें, कौन सा सब्जेक्ट हम कहाँ से पढ़ाई करें? तो सर ये तो मतलब रिसोर्सेज तो आज कोई कमी नहीं है रिसोर्सेज की। अगर आप स्कूल से ही पढ़ रहे हैं तो आपके टीचर्स पे तो आपको ट्रस्ट होता ही है, क्योंकि आप बहुत पहले से सेम टीचर से पढ़ते आ रहे हैं। तो पहले सबसे इंपॉर्टेंट होता है टीचर्स चूज़ करना, बिकॉज आजकल ऑनलाइन इतने ऑप्शंस हैं और इतना कन्फ्यूज़न हो जाता है टीचर्स को लेके। तो मेन यही है कि आप एक टीचर चूज़ कीजिए पर सब्जेक्ट और उससे स्टिक करिए एंड तक, क्योंकि एक टीचर की गाइडेंस के से आप सही चलेंगे। इसके अलावा इसमें मैं एक बार एक और छोटी सी स्टोरी मैं आपको बता रहा हूँ। हम किसी भी इंस्टीट्यूट वगैरह का नाम तो नहीं लेंगे, बट स्नेहा पजल हो गई थी। आप मेरे को बता रही थी कि इसने कहीं का कुछ सब्सक्रिप्शन लिया था और उसके बाद इतने सारे टीचर्स वहाँ पे हो गए। इसने, आप बताओ जरा बच्चों को इसके बारे में। यस सर, मैंने एक सब्सक्रिप्शन लिया था एक एक रिनोन्ड इंस्टीट्यूट है, रिनोन्ड इंस्टीट्यूट का। तो वहाँ पे पर सब्जेक्ट बहुत सारे टीचर्स थे और इतना कंटेंट था, बहुत ज़्यादा कंटेंट था, तो इतना डिफिकल्ट हो गया था चूज़ करना। और मैं फिगर आउट ही करती रह गई थी कि मुझे मतलब किससे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कौन से वाली स्ट्रीम्स ज्वाइन करनी है। तो इससे बेटर है कि आप एक ही टीचर चूज़ कीजिए और उनसे स्टिक करिए और अपना स्टडी मटेरियल भी फिक्स्ड रखिए, बिकॉज बहुत ज़्यादा जब कंटेंट होगा तो फिर प्रेशर बिल्ड होता है। जितनी ज़्यादा बुक्स और जितनी ज़्यादा हमको सॉल्व करने के लिए चीज़ें दिखेंगी, तो एक ही चीज़ पर स्टिक करना है। बिल्कुल। तो क्या रिसोर्सेज थे आपके? रिसोर्सेज सर, बुक्स तो जैसे मैंने फिज़िक्स में 11th में एच सी वर्मा सॉल्व की थी। मैं ये सजेस्ट नहीं करूँगी कि नीट के लिए एच सी वर्मा बहुत रेलिवेंट है, बट इंटरेस्ट बिल्ड हो गया था उससे, और जब वो क्वेश्चंस होते थे तो बहुत अच्छा लगता था, कॉन्फिडेंस आता था। इसके अलावा 12th में फिजिक्स के लिए डीसी पांडे मुझे आपने सजेस्ट की थी। हाँ। और बायो में तो एनसीईआरटी के अलावा मेरे जितने भी बच्चे हैं उनको सबको पता है कि आदर्श सर ने 11th में एस.सी. वर्मा कही है और 12th में डी.सी. पांडे। तो ये दो बुक तो बच्चों आप लोग करें, ये तो बेसिक बुक्स हैं। ये मतलब ऐसा भी नहीं है कि हाँ बहुत हाइप क्रिएट हो गया कि नहीं, बहुत ही कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत डिफ़िकल्ट बुक्स हैं। हाँ, ये बेसिक के लिए अच्छी बुक्स हैं, आप इनको बेसिक करें तो आप एक लाइन में रहते हो कंपटीशन के कि हाँ ठीक है हमने कुछ तो अचीव किया अपने स्कूलिंग में, ऐसा नहीं है कि हमने कुछ भी पढ़ाई नहीं करी है। तो डी.सी. पांडे आप 12th में कर सकते हैं। केमिस्ट्री में सर मैंने फिजिकल केमिस्ट्री के लिए एनएवएसटी में बहुत सारे क्वेश्चंस होते थे वो सॉल्व किए थे, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हर सब्जेक्ट में सॉल्व किए थे। इनऑर्गेनिक में एनसीईआरटी, और कहीं से अगर आपको प्रॉपर एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस मिल जाए तो वो सॉल्व करना है। इनऑर्गेनिक में इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना, और ऑर्गेनिक में वही फ्लो चार्ट्स के थ्रू करना, चैप्टर को समराइज करना, ऐसे ही करके और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना। ये एनसीईआरटी के पीछे जो समरीज दी हुई होती हैं ये कितनी इंपॉर्टेंट होती है बेटा? सर बायो में तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज समरी में कुछ कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो पूरे चैप्टर में भी नहीं होते और उन्हीं से क्वेश्चन आ जाता है। एंड देन पीपल ऐसे सोचते हैं, लोग ऐसे सोचते हैं कि आउट ऑफ एनसीईआरटी कोई चीज़ रख दी है, बट वो एनसीईआरटी से बाहर की नहीं होती, एनसीईआरटी में ही होती है। इसलिए समरी हमेशा पढ़नी है जब भी हम जितनी बार भी एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। और नोट्स, फिर हम एनसीईआरटी से नोट्स बनाएं या नोट्स अगर हम
कहीं और से बना रहे हैं, तो कैसे बैलेंस आउट करना है, नोट्स कितने इंपॉर्टेंट हैं? आपने किस सब्जेक्ट के नोट्स बनाए थे? नोट्स सर मैंने सभी सब्जेक्ट्स के बनाए थे। नोट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं बिकॉज लास्ट के डेज में हम पूरी पूरी बुक्स के थ्रू गो थ्रू नहीं कर सकते हैं, तो नोट्स ही, और अपने नोट्स खुद के नोट्स ही पढ़े जाते हैं, किसी और के नोट्स एज इट इज पढ़ने में वो हाँ, वो कंफर्ट नहीं फील होता। नहीं आती है। हाँ, तो जो खुद के गंदे राइटिंग वाले नोट्स होते हैं उन्हीं में ही सब कुछ समझ आता उन्हीं में है। समझ आता है। तो फिर नोट्स तो बनाने हैं, एंड नोट्स में आप वो चीज़ें लिखो जो मतलब आपको जिस पर आपको फोकस करना है। इररेलेवेंट चीज़ें सिर्फ अपने नोट्स को अच्छा बनाने के लिए, प्रिसाइज बनाने के, मतलब काफ़ी वास्ट बनाने के लिए लिखना वो रेलिवेंट नहीं है। जो चीज़ पूछी जाएगी, जो आपको आनी चाहिए, बस उतना ही नोट्स में लिखना है। और इसमें मैं भी एक चीज़ ऐड करूंगा कि नोट्स है ना, कभी भी फर्स्ट टाइम पढ़ते हुए नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ते हुए नोट्स बनाओगे ना, तो आप पूरी की पूरी बुक या जो भी रिसोर्स पढ़े हो पूरा का पूरा, अब अगर DC पांडे से नोट्स बनाने जाओगे यार, तो फर्स्ट टाइम अगर पढ़ते हुए नोट्स बनाओगे तो पूरी बुक उतार दोगे। कम से कम चैप्टर को 2-3 बार तो पढ़े, एटलीस्ट 3 बार पढ़ें। उसके बाद आप डिसाइड करिए कि आपको क्या नोट्स बनाने हैं और कितने नोट्स बनाने हैं। बेटा, क्लास नोट्स की क्या इंपॉर्टेंस होती है कि जब टीचर आपके क्लास में पढ़ा रहे हैं तो आप उस नोट्स बना रहे हैं, तो ये नोट्स आपको कैसे हेल्पफुल रहते हैं? सर आते तो काम में सबसे ज़्यादा ये क्लास नोट्स ही हैं, बिकॉज इसमें टीचर्स कुछ की कॉन्सेप्ट्स दे देते हैं जिससे क्वेश्चन बस 1 सेकंड में सॉल्व हो जाता है, और इसमें मतलब जो आपने चीज़ समझी है वही आपने लिखी है, तो आपको रिवीजन में भी बहुत आसानी होगी और आप भूलेंगे भी नहीं। और प्लस कुछ फॉर्मूलाज मिल जाते हैं, टीचर्स जो कुछ टीचर्स ही मतलब अपने अपने नोट्स में पढ़ाते हैं हर कोई, तो वो फॉर्मूलाज काफ़ी हेल्प करते हैं। बड़े बड़े लेंदी क्वेश्चन उनसे डायरेक्टली सॉल्व हो जाते हैं, तो क्लास नोट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एक और चीज़ है स्नेहा कि नोट्स बनाने के टाइम पे हमें और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है कि नोट्स हमें बनाने हैं, तो हमें पर्टिकुलरली हम ऑनलाइन के भी नोट्स बना रहे हैं, जैसे हमने क्लास नोट्स की भी बात कर ली, फिर हम NCERT के, तो ये नोट्स भी डिफरेंट हो गए, डिफरेंट सेगमेंट हो गए। फिर हमारे ऑर्गेनिक के भी नोट्स हैं, इनऑर्गेनिक के नोट्स फिर बहुत ज़्यादा हो जाएंगे क्योंकि बहुत वास्ट होगी, क्या छोड़ेंगे उसमें से। तो ये चूज़ करना भी इम्पॉर्टेंट है कि हमें किस चीज़ के नोट्स चाहिए और क्या चीज़ छोड़नी है। भाई, चूज़ करने से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि क्या चीज़ छोड़ना है ना, क्योंकि इररिलेवेंट भी हाँ कंटेंट है, तो इररिलेवेंट चीज़ भी हमें नहीं उठानी है, ये भी बच्चों आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इसके बाद कितने घंटे पढ़ाई होनी चाहिए? एक सर पढ़ाई तो ऐसे है कि मतलब अगर आप इफेक्टिवली पढ़ रहे हैं तो लेक्चर्स के अलावा 6 से 8 आवर्स की सेल्फ स्टडी डेली सफिशिएंट है। बट कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप एक दिन अगर 10-12 घंटे बहुत जोश में पढ़ रहे हो और नेक्स्ट डे आप 2 घंटे भी नहीं पढ़ पा रहे हो, तो वो वर्क नहीं करेगा। अल्टीमेटली कंसिस्टेंसी ही वर्क करती है। तो वही कम पढ़ो बेशक, बट जितना पढ़ो इफेक्टिव पढ़ो, और डेली 6 to 8 आवर्स ऑफ सेल्फ स्टडी तो देने पड़ेंगे। हाँ, तो आपने कितने घंटे पढ़ाई करी है? सर मेरे हो जाते थे 6 to 8 आवर्स कोचिंग के अलावा, कोचिंग से रूटीन बन जाती थी। कोचिंग से रूटीन। अच्छा स्नेहा, इसको भी हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं कि हमें कौन से सब्जेक्ट को कितना, मान लीजिए हम अगर 6 आवर पढ़ रहे हैं, तो मैं बच्चों को एक सजेशन देता हूँ कि स्ट्रॉन्ग टू वीक अगर हम जाएं तो हमारे एक जो रेशो होना चाहिए वो 3:2:1 होना चाहिए। यानी कि जो ज़्यादा वीक है सब्जेक्ट 3 आवर्स लगाएं, जो मॉडरेट है उसमें 2 लगाएं, और फिर जो आपका बहुत स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसको 1 करें। एंड देन वीकेंड पे हम इसको रिवर्स कर सकते हैं। वीकेंड पे 3:1 आप जाएंगे, 3 सबसे स्ट्रॉन्ग है क्योंकि आपने वो 1-1 घंटा ही पढ़ा है, तो लगभग हफ्ते में 6 घंटे ही पढ़े, तो 3 घंटा करके अब उसको 10 घंटे दे दिया। इसमें क्या स्ट्रेटजी आपने अपनाई थी? सर मैंने तो यही चूज या किया इक्वल था। ही चूज किया था? नहीं, इक्वल तो नहीं वर्क करता। जैसे मोस्टली बच्चे बायो में होते हैं तो उनकी बायो होती स्ट्रॉन्ग है, तो फिर कोशिश यही रहती थी कि बायो क्लास में ही कवर हो जाए, लेक्चर के टाइम पे मैक्सिमम चीज़ें याद हो जाए, ताकि बाद में जाके सिर्फ NCERT पढ़ के और थोड़े बहुत MCQs मैंने बायो में ज़्यादा सॉल्व नहीं किए, NCERT ही पढ़ी, तो मतलब वो कवर हो जाए, बायो में ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़े। बाकी मैक्सिमम टाइम आप उस सब्जेक्ट को डिवोट करो जो आपका वीक है। काफ़ी लोग फिजिक्स को करते हैं, लोगों की फिजिक्स वीक होती है, बट मेरी पर्सनली फिजिक्स केमिस्ट्री से बेटर थी। तो मैं केमिस्ट्री को ज़्यादा टाइम देने का ट्राई करती थी। इंटरेस्ट नहीं होता सब्जेक्ट में तो देना थोड़ा मुश्किल होता है, बट फिर भी देना पड़ेगा बिकॉज वीक वाला सब्जेक्ट ही डुबा देता है। ठीक है स्नेहा, तो अब एक और चीज़ मुझे बताया कि फिजिक्स और केमिस्ट्री, कुछ बच्चों की फिजिक्स वीक है, कुछ बच्चों की केमिस्ट्री, तो डिसाइडिंग फैक्टर तो फिजिक्स केमिस्ट्री है। हालांकि बच्चे ये सोचते हैं कि बायो लिए तो डिसाइडिंग फैक्टर क्या है, बायो है, लेकिन बायो लगभग 80 से ऊपर सभी लोग करके आ रहे हैं 90 में से, है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो फिजिक्स केमिस्ट्री जो है उस पर हमें ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है बच्चों, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ ये है कि फिजिक्स तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेशंस आप लोगों को करनी पड़ेंगी। कई लोगों को ये रहता है कि हमने बायो ले ली है तो अब हमें कैलकुलेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, तो क्या ऐसा है?
नहीं, कैलकुलेशंस तो करनी पड़ती है, फिजिक्स में भी करनी है, फिजिकल केमिस्ट्री में भी करनी है, बट ये है कि नीट में ना कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा टफ नहीं आती है, और जो टफ आती है उनके फिगर्स दे दिए जाते हैं, और जैसे जैसे हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं तो कुछ कॉमन कैलकुलेशंस होती है जो हर क्वेश्चन में रिपीट होती हैं, तो फिर लास्ट तक तो वो याद हो जाते हैं अगर आपने इनफ प्रैक्टिस की है तो। ओके, सो स्नेहा, अब हम लोग जैसे ऑफलाइन मोड ऑफ एजुकेशन से ऑनलाइन मोड में हम लोग ट्रांजिशन होता जा रहा है, तो बेटा डिस्ट्रैक्शंस भी हैं, ऑनलाइन मोड में भी हैं, ऑफलाइन में भी हैं। क्या डिस्ट्रैक्शंस हैं जब हम प्रिपेयर करते हैं किसी कंपटीशन के लिए, तो आपने क्या क्या डिस्ट्रैक्शंस फेस किए हैं और कैसे ओवरकम किया उस डिस्ट्रैक्शन को? सर, डिस्ट्रैक्शंस तो आती हैं, हर प्रिपरेशन में बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस आती हैं, जैसे कभी मन नहीं होता है पढ़ने का, कभी मन होता है कि बस दोस्तों के साथ निकल जाएं, सब लोग घूमने जा रहे होते हैं, बिकॉज आपके ड्रॉप ईयर में आपने ड्रॉप लिया है, बट बाकी लोग अपनी कॉलेज पार्टीज एंजॉय कर रहे हैं, फेयरवेल वगैरह पे फोकस कर रहे हैं, बट आपको होता है कि फोकस करना अपने गोल पे, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है सब चीज़ों को बैलेंस करके पढ़ते रहना, बिकॉज कोई सजेस्ट कर रहा है कि ये नेटफ्लिक्स का शो देख लो, या घर वाले भी, कई बार होता है कि कुछ फंक्शन आ गया घर में तो बहुत मन होता है जाने का, और फिर उस सब को कोप अप करना बहुत मुश्किल होता है कि उस सब को साइड रख के अपना पढ़ते रहना, बट अगर आपने वो कर लिया तो फिर ऑब्वियसली आपको रिजल्ट भी मिलेगा उस चीज़ का। हाँ, ये डेडिकेशन है कि आप लोग कितना डेडिकेटली इस चीज़ को डिस्ट्रैक्शन है। अच्छा, डिस्ट्रैक्शन, इफ यू टॉकिंग अबाउट डिस्ट्रैक्शन ना, एक और डिस्ट्रैक्शन आजकल के बच्चों की है, वो है सोने की। बहुत अब जैसे अब विंटर्स आ गए हैं तो आराम से कंबल उठाओ और सो जाओ, है ना, लेकिन स्लीप जो है नेसेसरी भी है ना, तो ये रेशो कितना होना चाहिए कि हमें कितने घंटे की जो है नींद लेनी चाहिए कम से कम, और अगर कोई बच्चा सिर्फ 2 ही 3 घंटे अगर सो रहा है तो क्या वो अपने आप को हार्म कर रहा है? सर, स्लीप मिनिमम 6 to 8 आवर्स की होनी चाहिए, बिकॉज साउंड स्लीप अगर हमको मिलेगी तभी हम अपनी पढ़ाई में फोकस कर पाएंगे। 2-3 घंटे मैं भी सोती थी 12th में कई बार सिर्फ 2-3 घंटे सो के, लेकिन वो 3-4 दिन वर्क करता था, 5वें दिन इतना डिप्रेशन आ जाता था, और बिल्कुल बॉडी भी वर्क नहीं करती है, हेल्थ भी ख़राब होती है पर्सनली। तो नींद भी इम्पॉर्टेंट है, प्रॉपर जितनी जिसको चाहिए उतनी लेनी चाहिए नींद, बट ये नहीं है कि आप पूरे दिन ही सो रहे हैं, क्योंकि जितना हम सोते हैं 10-10 घंटे अगर सोते हैं ना, तो फिर उसके बाद पढ़ाई उतनी कम होती है, बट कई बार होता है कि आप जितना मतलब थोड़ा कम सो के भी अच्छा पढ़ सकते हो। और बेटा साउंड स्लीप जब आप लोग लेते हैं ना, तो हमारा जो मेमोरी जो है ना फॉर्म हो रही है, वो सोने के दौरान ही हो रही है ना। बच्चे जब अच्छे से सोएंगे तो उनकी मेमोरी फॉर्मेशन अच्छी होगी, आपको चीज़ें अच्छे से याद रहेगी। अगर आप नहीं सोएंगे ठीक से, और अगर आप रात में पढ़ाई कर रहे हैं, दिन में सो रहे हैं, तो क्या होगा कि दिन में ही आपका जो माइंड है वो एक्टिव नहीं है, और आपको पेपर तो दिन में ही देना है। मैं एक पॉइंट और डिस्कस करना चाहती हूँ, बिकॉज काफ़ी लोगों का ये डाउट होता है कि हम दिन में सुबह सुबह जल्दी उठ के पढ़ें या रात को लेट नाइट पढ़ें। तो मैं पर्सनली रात को लेट नाइट पढ़ना प्रेफर करती हूँ। अब ये मैं यही कहना चाहूँगी कि ये हर किसी का अपना है, कि मतलब शुरू से आदत है कि जिस टाइम आपका ब्रेन सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है आप उस टाइम पढ़ो। आप रात को देर ज़्यादा अच्छे से पढ़ सकते हो, बट ये है कि बिल्कुल ही अपनी स्लीप साइकिल रिवर्स मत कर लो, बिकॉज हेल्थ भी खराब होगी, और फिर जब पेपर देने का टाइम आएगा तो फिर बहुत डिस्टर्बेंस होगा, एकदम से स्लीप शेड्यूल फिर सेटअप नहीं होगा एक महीने में कि आप सोचो कि रिवर्स कर लो और उसको अच्छा कर लो, तो उसमें दिक्कत है। प्रिपरेशन, कंपटीशन का जो प्रिपरेशन है ना, ये पूरा ओवरऑल स्ट्रेटेजाइज करना पड़ता है। ये सिर्फ इट इज़ नॉट ओनली अबाउट फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। इसमें क्या है कि स्लीपिंग साइकिल भी देखनी है, आपको हेल्दी रहना है। दूसरा ये है कि आपको पैटर्न चूज करने पड़ेंगे कि आपको किस सब्जेक्ट की तरफ फोकस करना है, आपको किस टीचर की तरफ। बेटा रोल ऑफ टीचर्स यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है कि टीचर्स किस किस जगह पे आपकी हेल्प कर पा रहे हैं। सिर्फ सब्जेक्ट में ही नहीं, ओवरऑल भी हम लोग गाइड करते ही रहते हैं बच्चों को, आपको भी और टीचर्स ने भी गाइड किया है। तो टीचर्स का क्या रोल है इस प्रिपरेशन में, क्योंकि एक ऑनलाइन मोड ने बच्चों को टीचर्स से थोड़ा दूर कर दिया है। ठीक है, एक वर्चुअल तो बॉन्डिंग है, लेकिन वो जो इफेक्टिव बॉन्डिंग थी वो धीरे धीरे टूटती जा रही है। उसको हम लोग और कैसे मजबूत कर सकते हैं? सर, टीचर्स का तो बहुत मेजर रोल है, सिर्फ सब्जेक्ट में ही नहीं, हर पॉइंट पे टीचर्स गाइड करते हैं। आप काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स ऐसी होती है जो पेरेंट्स से नहीं डिस्कस कर सकते, बट टीचर्स से करके वो सॉल्व हो जाती है। तो अगर आप ऑनलाइन भी पढ़ रहे हैं तो ट्राई कीजिए कि आपके कुछ टीचर से तो आपका कम्युनिकेशन हो एटलीस्ट, मतलब आप 1-2 टीचर ऐसे हों जो आपके पास हर पॉइंट पे हों, कि जब आपको कोई दिक्कत आए तो वो आपके साथ हों, आपको सॉल्व कर पाए। क्योंकि ऑनलाइन में सच में हम कई बार टीचर्स से नहीं कर सकते कॉन्टेक्ट, अपने जो सब्जेक्ट टीचर्स होते हैं, बट स्टिल आप ऐसे टीचर्स के टच में रहिए जो आपको मोटिवेट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें क्या होता है ना कि टीचर्स भी इम्पोर्टेंस है, और फैमिली पर्सन भी आपको बीच बीच में मोटिवेट करते रहते हैं। इसलिए मैं एक जानना चाहता हूँ कि कोई ऐसा
पॉइंट ऑफ टाइम आया हो जहाँ पे तुम बहुत ही डिप्रेस हो गई हो, तो किसी टीचर ने या किसी फैमिली फ्रेंड ने आपको मोटिवेट किया और वहाँ से वापस से बूस्ट आया? सर मेरा जैसे बीच में लास्ट ईयर दिसंबर जनवरी के टाइम पे स्कोर काफ़ी कम जाने लग गया था मूक में, मतलब 500 से भी कम चला गया था एक बार। तो मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गई थी बिकॉज मेरा हमेशा से स्कोर अच्छा रहा था। और जनरली मतलब एकदम से जो आपके साथ लोग हैं जो आपके जैसे सेम लेवल पे हैं या आपसे थोड़ा कम कर रहे हैं, आप उनसे भी नीचे चले जाओ तो वो बहुत डिप्रेसिंग हो जाता है और एक बार लगता है कि चलो अब कुछ अब नहीं तो हो नहीं हो सकता। सकता, हाँ। तो उस टाइम पे पहले तो पेरेंट्स थोड़ा सा अपसेट थे क्योंकि उनको हर बार एक्सप्लेन नहीं कर सकते ना कि क्या रीजंस की वजह से नहीं पढ़ाई हुई या क्या मन में चल रहा है। बिल्कुल। बट स्टिल जब पेरेंट्स ने ही सपोर्ट किया कि और होगा, कई बार रीजन भी नहीं होता है, हाँ, आप सब कुछ अच्छा खुद कर को रहे ही नहीं हो समझ बट आता। पता क्या होता है कि कई बार है ना हमारे दिमाग को थोड़ा रेस्ट चाहिए होता है, यार ठीक है Hectic बहुत हो पढ़ाई गया। हो गया, बहुत हैक्टिक हो गया, तो वो फुल एफिशिएंसी में दे ही नहीं रहा है आपको वो चीज़, तो हमें एक ब्रेक चाहिए होता है ना। हाँ, कंटिन्यू करो। बट सर पेरेंट्स ने ही एंड में मोटिवेट किया कि कितनी बार नहीं होगा, होगा तो सही, तू अपना करती जा, थोड़ा तो रिजल्ट आएगा। तो वो धीरे धीरे करके फिर वापस ट्रैक पे आई थी मैं। बिल्कुल बिल्कुल सही एक बात पॉइंट हो गया था ब्रेकिंग पॉइंट कि अब शायद मुझसे नहीं होगा। है। तो उस टाइम पे जब ये पॉइंट आता है ना, वो कहते हैं कि आपको जब आप जीतने वाले होते हैं ना उससे पहले ही सबसे बड़ा हर्डल आता है। तो जब सबसे बड़ा हर्डल आता है उस टाइम पे ही अपने आप को कलेक्ट करना और उठा के जीतना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्नेहा, अब हम लोग बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज जो स्ट्रेटजी है। पेपर में हमें फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में, तीनों में स्ट्रेटजी आपने बनाई होगी। पहले तो हमें स्ट्रेटजी बनानी चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए, यही एक इम्पॉर्टेंट बनता है कि चलते रहे ऐसे ही कि स्ट्रेटजी होनी चाहिए, और अगर स्ट्रेटजी होनी चाहिए तो वो कैसे बनानी है और आपने कैसे बनाई? सर स्ट्रेटेजी होनी चाहिए बट ऐसी कोई अनरियलिस्टिक स्ट्रेटेजी नहीं होनी चाहिए या किसी की देखी सुनी हुई स्ट्रेटेजी नहीं होनी चाहिए। हर पर्सन अलग तरीके से वर्क करता है, तो हर किसी की स्ट्रेटेजी भी अलग होती है और हर सब्जेक्ट की स्ट्रेटेजी भी अलग होती है, और हमारे लिए हमसे बेटर कोई भी स्ट्रेटेजी नहीं बना सकता। तो बायो में तो मेरी स्ट्रेटेजी यही थी कि लेक्चर से मतलब मैं लेक्चर्स शुरू से ही लेक्चर्स पे बिलीव करती आई हूँ, तो मैं लेक्चर्स पे सारा कुछ लर्न करने का ट्राई करती थी साथ साथ, और बाद में अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ ली। एनसीईआरटी की रीडिंग्स एक टाइम के बाद मारना है मतलब बहुत बोरिंग हो जाता है बिकॉज हम बहुत बार पढ़ चुके होते हैं। बट अगर हम ढंग से एनसीईआरटी को पढ़ेंगे तो पक्का कुछ ना कुछ नया निकल जाता है, एक आधा वर्ड या एक आधा पॉइंट जो कभी नहीं देखा होता। हाँ, और एक वो भी मेरे को बता रहे थे ना एग्जाम में एक वर्ड से क्वेश्चन चेंज हो गया था। इस ईयर एक स्पर्मिएशन वाला क्वेश्चन आया था असर्शन रीजन की फॉर्म में, तो इसमें फ्रॉम और इनटू सिर्फ एक वर्ड की वजह से आंसर में काफी लोगों को कंफ्यूजन हुआ था। इनफैक्ट मैं खुद वो क्वेश्चन छोड़ के आई थी कंफ्यूजन के चलते। हाँ, तो बायो में तो यही है कि रिवीजन बार बार एनसीईआरटी का ही करना है, किसी तीसरी चीज़ पे नहीं जाना, और बाकी जो आपके टेस्ट सीरीज वाले क्वेश्चंस होते हैं उन्हीं को रिवाइज कर लो अगर वो रेलिवेंट है तो। और फिजिक्स में तो अच्छे से क्लास में पढ़ो, लेक्चर्स समझो, कॉन्सेप्ट्स बिल्ड कर लो, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट्स नहीं होंगे तो फॉर्मूला वाले क्वेश्चन में भी कंफ्यूजन आ जाता है। बिल्कुल है। कई बार ऐसा होता है कि फॉर्मूला याद नहीं होता बट कॉन्सेप्ट याद होता है, तो फॉर्मूला हम लोग डिराइव कर लेते हैं। तो पहले सारे अपने कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करो एंड देन फिजिक्स में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। मेरे पास एक क्वेश्चन आया था कि बच्चे कहते हैं कि डेरिवेशन तो आती नहीं है फिजिक्स में, भाई डेरिवेशन तो आ नहीं रही एमसीक्यू में। नीट की प्रिपरेशन में डेरिवेशंस का फिजिक्स में कितना रोल है, कि हम स्ट्रेटजी में ही अगर इस चीज़ को डिस्कस करें कि क्या हमें डेरिवेशन नहीं करनी चाहिए, डेरिवेशन छोड़ के जाना चाहिए, सिर्फ रिजल्ट याद कर रखिए, जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया है या सेंटर ऑफ मास है, तो सिर्फ रिजल्ट याद रखना सफिशिएंट होता है कि डेरिवेशन बैक ऑफ द माइंड होनी चाहिए? ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ रिजल्ट याद करने से हो जाता है, कि हाँ लास्ट के दिन है तो आपके पास रिवीजन का टाइम कम है, आप सिर्फ कंक्लूजन्स याद कर लो। बट जब क्लास में पढ़ा रहे हैं तो डेरिवेशंस करना इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज कई बार डेरिवेशन बेस्ड क्वेश्चंस आ चुके हैं, नीट में भी आ चुके हैं। मतलब ऐसे लोग कहते हैं कि सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड आ रहे हैं, बट आते हैं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, तो उनको टैकल करने के लिए हमको डेरिवेशंस आनी चाहिए। ओके, केमिस्ट्री में क्या स्ट्रेटजी रहेगी? सर केमिस्ट्री में तो फिजिकल केमिस्ट्री में फॉर्मूलाज ही ज़्यादा होते हैं, समझ लो अच्छे से, देन फॉर्मूला शीट्स बना लो, अपनी फॉर्मूला शीट्स। सेम फिजिक्स में भी एंड फिजिकल केमिस्ट्री में भी फॉर्मूला शीट्स बनाओ, उनको गो थ्रू करो एंड देन अपने क्वेश्चन सॉल्व करने स्टार्ट कर दो। एंड जब क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो ऐसे मतलब ये चेक करके करना है कि ऐसे क्वेश्चंस हम सॉल्व नहीं कर रहे जो इररेलेवेंट तो नहीं है, या एक ही तरह के क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं तो उनका बेनिफिट नहीं है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने एनसीईआरटी करी है अच्छे से, बस सिर्फ एनसीईआरटी की है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हर सब्जेक्ट में की हैं। ऑर्गेनिक में फ्लो चार्ट्स के थ्रू किया है, उसके भी शॉर्ट नोट्स अपने 1 पेज में पूरा पूरा चैप्टर समराइज करने का ट्राई किया है, और ऐसे ही क्वेश्चंस किए कि मतलब एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे कॉन्सेप्ट कवर हो जाए, बिकॉज ऑर्गेनिक बहुत ज़्यादा वाइड है।
बहुत रिएक्शंस है तो उसमें। केमिस्ट्री में भी हम लोग एनसीईआरटी पे रिलाई कर सकते हैं कि हमें थोड़ा सा कुछ अलग जाना है? सर एनसीईआरटी छोड़ नहीं सकते हैं, बट सिर्फ एनसीईआरटी से भी केमिस्ट्री नहीं नहीं होगी, होगी। लेके तो चलना और सब कौन से कुछ। सोर्सेज आपने देखे थे केमिस्ट्री के अंदर? सर और मैंने बुक्स तो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए ली थी, कॉन्सेप्ट्स के लिए तो मैं लेक्चर्स को गो थ्रू करती थी, या कभी किसी टीचर से पर्सनली कोई छोटा सा कॉन्सेप्ट हुआ तो बस मैसेज करके या कॉल करके पूछ लिया। तो टीचर्स के साथ जुड़े रहना हर स्टेज पे काम आएगा, चाहे वो आप लोग कॉन्सेप्ट के बेसिस पे देखो, चाहे एमसीक्यूज ही पूछ रहे हैं, कोई भी स्ट्रेटजी देखनी है, बनानी है। अब इसके बाद जब आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया तो उस कॉन्सेप्ट को हमें चेक करना होता है। चेक करने का तरीका है मॉक्स। मॉक्स को लेकर के क्या स्ट्रेटजी रहती है? टेस्ट सीरीज कितनी इंपॉर्टेंट है प्रिपरेशन में? सर टेस्ट सीरीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट 12th में आपने मुझे बोला था कि टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लो, नहीं करोगी तो क्या करोगी? मैं तो अपने सारे बच्चों को ज़बरदस्ती टेस्ट सीरीज ज्वाइन करवाता हूँ हर साल। जो बच्चे अच्छे हैं उनके पीछे पड़े रहना है कि टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो। तो सर टेस्ट सीरीज सबसे पहले तो ऐसी टेस्ट सीरीज ढूंढो जो एनसीईआरटी बेस्ड हो, बिकॉज Based हो। टेस्ट सीरीज में ना बहुत ज़्यादा ऐसे क्वेश्चंस डाल देते हैं जो डिमोटिवेट कर देते हैं। डिमोटिवेट हाँ। कर देते हैं। और ट्राई करो कि टेस्ट जितने दो ऑफलाइन दो, बिकॉज ऑफलाइन में मैंने दिए हैं तो वो प्रेशर बिल्ड होता है। मतलब मैं तो कभी घबराती हूँ तो मैं शिवर करने लग जाती हूँ, मेरे हाथ शिवर करने लग जाते हैं, तो मैंने वो चीज़ फेस Feel की करी। है। और सबसे इम्पोर्टेंट है टेस्ट का एनालिसिस करना, बिकॉज हम टेस्ट तो दे लेते हैं बट उसको एनालाइज ही नहीं करते हैं, तो वो मिस्टेक रह जाती ये है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। टेस्ट को देखा आपने और आपने देखा कि हाँ मेरे 17 क्वेश्चंस लेटर्स से कि गलत हुए हैं, उन 17 क्वेश्चंस को बच्चे वापस से रिवाइज ही नहीं करते, बिकॉज 3 घंटे दे के बोर हो चुके हैं। फिर एनालाइज कर रहे हैं, फिर अब सोचते हैं कि चलो ये बाद में कर लेंगे। वही तो वो पाइल अप हो जाता है, वो पाइल अप भी हो गया। और आपको जो आता था वो तो आता ही है, जो नहीं आता था वही तो देखना है। टेस्ट से ज़्यादा उसका एनालिसिस इंपॉर्टेंट है, मुझे तो ऐसा लगता है। अगर आपने एनालिसिस नहीं किया है किसी टेस्ट को देने के बाद तो वो टेस्ट आपका किसी काम का तो है नहीं। एक और चीज़ कि अपनी एक मिस्टेक कॉपी बना लो, टेस्ट की मिस्टेक्स उसमें लिख लो और बाद में उसको गो थ्रू कर उसको लो। गो थ्रू करो। और हर किसी को टेस्ट से रिलेटेड अपनी अपनी प्रॉब्लम्स आती है। मुझे टाइम मैनेजमेंट की आती थी, मैंने धीरे धीरे उसको कवर किया। और ये सिली मिस्टेक्स का बहुत ज़्यादा होता है कि नोट लिखा है तो नोट नहीं पढ़ा, ओएमआर में गलत फिल कर दिया, तो इस पे तो खुद ही वर्क करना पड़ता है, खुद ही इसका work कोई कुछ नहीं कर सकता। वो प्रैक्टिस से ही आएगा। Yes, बार बार sir. आपको प्रैक्टिस करनी है, बार बार आपको चीजें जैसे इस करनी बार कई नीट में भी पूरी बायो में नोट वाले क्वेश्चंस भरे हुए थे, तो अगर वो नोट इग्नोर हो जाता तो क्वेश्चन सीधा गलत हो जाता है, बिल्कुल। भले ही आपको पूरे कॉन्सेप्ट्स आते होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा, इसका कोई टाइम मैनेजमेंट को लेकर के आप बच्चों को अगर कुछ बताना चाहें कि टाइम मैनेजमेंट हमें कैसे करनी है, किस सब्जेक्ट पे कितना टाइम हमें देना है पेपर में, टेस्ट में? टाइम मैनेजमेंट तो ऐसे ही है कि बायो अगर आपकी नॉर्मल भी आ रही है तो 30 मिनट्स में पूरी सॉल्व हो जाएगी, और 40 मिनट्स में ओएमआर के साथ भी हो जाएगी। उसके बाद आप देखो कि आपका फिजिक्स स्ट्रांग है या केमिस्ट्री स्ट्रांग है। मैं पर्सनली फिजिक्स पहले करती थी बिकॉज मैं केमिस्ट्री के क्वेश्चन में स्टक हो जाती थी। फिर आप फिजिक्स कर लो या केमिस्ट्री कर लो, जैसे भी आपको करना है, बट अपना 30 मिनट्स रिवीजन के लिए ज़रूर रखने हैं। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि पूरा पेपर राउंड्स में कर लिया, कि पहले राउंड में जो क्वेश्चन हो गए कर लिए, तीनों सब्जेक्ट्स में से किसी के भी कर लिए, देन सेकेंड राउंड किया एंड देन थर्ड राउंड किया। बच्चों को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आ रहा होगा कि भाई हमें तो फिजिक्स नहीं आती, और स्नेहा बार बार कह रही कि फिजिक्स मेरे हो जाते थे, तो फिजिक्स कैसे हो जाती थी? मतलब फिजिक्स के लिए ऐसी क्या खास स्ट्रेटेजी थी? में ज़्यादा रोल ना टीचर्स का है कि 11th में मेरे लिए भी फिजिक्स नहीं थी, बट टीचर्स ने जैसे पढ़ाया तो इंटरेस्ट बिल्ड हुआ सब्जेक्ट में। केमिस्ट्री में वो आज तक भी नहीं हो पाया फिजिक्स में वो इंटरेस्ट बिल्ड हो गया। उसके बाद फिर मैंने जैसे बताया एचसीवी के क्वेश्चन किए, तो वो इतने इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होते थे, मंकी की टेल वाले और काफ़ी ऐसे क्वेश्चंस, और वो जब सॉल्व होते थे तो बहुत अच्छा लगता था। तो फिजिक्स ना फिर और पढ़ने का मन करता था। बिल्कुल सही। केमिस्ट्री में वही फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस फिजिकल में हो जाते थे बार तो बार। लगभग कितने मॉक आपने दिए होंगे पेपर से पहले? सर मैं दिन के जब लास्ट के 15-20 डेज थे तो मैं दिन के 2 मूक दे रही थी। उससे पहले जब जनरल सिलेबस चल रहा था तब मैं वीक का 1 मूक जा रहा था मेरा। ओके, तो मतलब यही हो गया कि लगभग 15 टू यानी 30 मॉक्स तो आपने उस टाइम पे दिए, और उससे पहले लगभग 50 से 60 मॉक्स तो आपको पेपर के लिए दे के जाने हैं। तो अगर 50 से 60 मॉक्स की बात करें तो 50 मॉक्स इट मींस लाइक 150 घंटे तो आपको सिर्फ मॉक्स की प्रिपरेशन और करनी है। क्वेश्चंस तो मल्टीप्लाई कर लो, 200 एक मूक में हो जाते हैं क्वेश्चंस। तो आप समझो कि ये डेडिकेशन चाहिए बच्चों। अब अगर आप लोग 200 क्वेश्चन नहीं करके जा रहे हो, 200 क्वेश्चन भी अगर नहीं करके जा रहे हो तो फिर क्या फ़ायदा है, अगर इतने मॉक्स भी आप नहीं करके जा रहे हो। अच्छा, कोई पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज, जैसे मैं एक बच्चों को इस चीज़ में गाइड करता हूँ कि जहाँ से आप पढ़ाई कर रहे हैं टेस्ट सीरीज वहाँ से मत करो।
क्योंकि क्या होता है कि अगर आपने एक पैटर्न में पढ़ाई करी है, फॉर एग्जांपल आपने एक ए इंस्टीट्यूट से पढ़ाई करी है और आप टेस्ट सीरीज भी उसी इंस्टीट्यूट की दे रहे हो, तो आपको क्वेश्चन वही मिलेंगे और वही बिल्डअप होएगा। लेकिन जब आपके सामने नया क्वेश्चन आएगा तो वो फिर आपको सरप्राइज कर देगा। तो मेरी एक स्ट्रेटजी रहती है कि आप अगर ए से कर रहे हैं तो आप टेस्ट सीरीज बी की लीजिए, है ना। आपने कैसे किया था बेटा इसको? सर मैंने ऐसे तो नहीं कहा था कि टेस्ट सीरीज किसी और बी इंस्टीट्यूट की ली थी, बिकॉज मुझे वही था कि बाकी किसी भी इंस्टीट्यूट का ऐसा नहीं मिल रहा था कि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस ही हों, बट फिर भी मुझे एक आधा सजेशन मिला था तो मैंने वहाँ के भी मूक ट्राई किए थे कि तो पता रहे कि कहाँ लेवल आ रहा है। मिक्सअप करना होता है कि थोड़ा सा ये तो है कि आप मिक्सअप करें कि कम से कम आपको हर जगह से थोड़ी बहुत नॉलेज मिल रही है। ठीक है, रिवीजन का कितना रोल है? सर रिवीजन का ही सारा रोल है, भले ही आप टॉपिक कम पढ़ें बट रिवीजन ज़्यादा मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना है। रिवीजन नहीं किया तो फिर वही रिग्रेट बाद में अलग होता है कि पढ़ा था बट रिवाइज नहीं किया और वो चीज़ मिस हो गई फिर। तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा स्नेहा, एग्ज़ाम डे के बारे में बताओ। एग्ज़ाम डे पे क्या स्ट्रेस रहता है और उस स्ट्रेस को कैसे कैरी करना है, थ्रू आउट दी स्ट्रेस में भी कैसे परफॉर्म करना है ना। एग्ज़ाम डे के बारे में बताओ कुछ अपने। सर एग्ज़ाम डे तो सबसे मेजर होता है, भले ही आपने कितनी भी पढ़ाई की है, डिसाइडिंग फैक्टर वही एग्ज़ाम डे है। और सबसे इम्पॉर्टेंट तो पहले अपनी तबीयत का ख्याल रखना होता है उस दिन, बिकॉज मेरी खुद की हेल्थ अच्छी नहीं थी इस बार मेरा जब नीट का एग्ज़ाम था। तो उस टाइम पे इतना प्रेशर हो गया था बिल्ड कि अगर कोई दिक्कत आ गई कैसे एग्ज़ाम देना है। फिर उसके बाद आप सेंटर में जाते हो, वहाँ पे आपको बहुत बच्चे दिखते हैं, काफ़ी बच्चे उस टाइम भी पढ़ रहे होते हैं और आप सोच रहे होते हो कि हाय मैंने तो पढ़ना छोड़ दिया। तो किसी का भी कुछ लोड नहीं लेना है, अपना देखो जितना पढ़ लिया उतना बहुत है, लास्ट के 5 मिनट में पढ़ के वैसे भी कुछ नहीं होगा। मैंने काफ़ी बच्चे ऐसे भी देखे जो पढ़ते रह गए और बाद में उनको जब एग्जाम का टाइम हो गया पता लगा कि सेंटर ही गलत आ चुके हैं, वो तो उनका ईयर ही वेस्ट हो गया एक तरीके से। ओके। मेरे सेंटर पे ये चीज़ भी हुई थी। अच्छा। तो फिर अपना टाइम से जाके सेंटर पहुंचो, बैठ जाओ, रिलैक्स करो, प्रेशर नहीं लेना, अपना आराम से एटमॉस्फेयर के साथ एडजस्ट करना, बिकॉज वही मैटर करेगा 3 घंटे बेशक आपने कितना भी पढ़ा हो। ओके। तो और अगर हम फाइनली ये इसको कंक्लूड थोड़ा सा करें तो स्नेहा, बचपन से डॉक्टर बनना था? बचपन से नहीं कह सकते बट हाँ जैसे बनना था। तो अभी क्या, अब आप आ गए डॉक्टर बन गए है ना, बनने वाले हो अब डॉक्टर, तो क्या एम है लाइफ में अब इस डिग्री के साथ क्या करना है, क्या बड़ा करना है? सर ऑब्वियसली जैसे आपने कहा था लोगों के फेसेस पे स्माइल्स तो लानी ही है, प्लस अच्छा इस करियर को एक रिकग्निशन दिलाना, बिकॉज बीडीएस में लोगों को बहुत ज़्यादा मिस अवेयरनेस है, लोगों को क्लियर ही नहीं है चीज़ें इस चीज़ को लेके। काफ़ी को लगता है कि बस बीडीएस एमबीबीएस नहीं मिला तो बस बीडीएस कर लिया, बट बीडीएस भी अगर आप पैशन से करोगे, पूरा अपना झोंक के करोगे, खुद को इसमें इंटरेस्ट बिल्ड करके करोगे तो अच्छा प्रोफेशन है। कुछ भी मतलब आप एक्सप्लोर भी करने जाओगे तो इस फील्ड को लेके डिटेल्स ही बहुत कम है। तो मैं खुद भी चाहती हूँ कि मैं बाद में जाके इस चीज़ पे अवेयरनेस क्रिएट करूँ किसी भी मीडियम से। बिल्कुल सही बात है। तो इसमें ये नहीं है कि अगर आपने एमबीबीएस नहीं किया है, मैंने आपको पहले भी बोला था कि आपकी फील्ड जो है ना उसमें आपको एक्सेल करना है ना। तो अगर आप बीडीएस में भी सेलेक्ट हुए हो, और यहाँ पे है ना बीडीएस में भी सेलेक्ट होना आसान है नहीं, जो अगर किसी को लग रहा हो ना कि हाँ भाई मैंने भी एक ड्रॉप के बाद बीडीएस मिला है मुझे भी, अगर ऐसा लग रहा हो कि नहीं बीडीएस तो बहुत आसानी से हो जाएगा, हम तो कर देंगे, तो पहले करो फिर हम लोग बात करेंगे, है ना। अच्छा, सीयूईटी को लेकर के क्या ये अच्छा स्टेप है? सर सीयूटी अच्छा स्टेप है बिकॉज बोर्ड्स में मार्क्स मिल जाते हैं, मतलब थोड़ा लीनियंसी होती है, बट सीयूटी आपको सही लेवल पे टेस्ट करता है। जैसे लास्ट ईयर क्या हुआ था कि स्कूल की तरफ से मार्क्स गए थे तो काफ़ी बच्चे सेटिस्फाइड भी नहीं थे कि हम बोर्ड्स में पढ़ के अच्छा ले आते। तो सीयूटी अच्छा इनिशिएटिव है कि बच्चे खुद को प्रूव भी कर सकते हैं, प्लस अगर आप बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो सीयूटी तो साथ साथ हो ही जाएगा। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो सीयूईटी में भी स्नेहा ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, तो सीयूईटी के लिए कोई अलग से स्ट्रेटजी है कि इसमें हो जाता है? नहीं सर, जैसे मैंने तो नीट के साथ ही किया तो वही एमसीक्यूज थे, बस ये था इसमें टाइम बेस्ड, वही क्वेश्चंस ज़्यादा थे, टाइम कम था। तो मैंने वहाँ पे बहुत सारे बच्चे अपने साथ देखे थे जो कहते यार 15 क्वेश्चन भी नहीं हुए, 20 क्वेश्चन भी नहीं हुए, और मैं रिलीव थी कम से कम मैंने क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट किए हैं, मैंने सारे क्वेश्चंस गो थ्रू किए हैं। तो वही अगर आपको टाइम बाउंड आप करते हो तो फिर दिक्कत नहीं आएगी। चलो स्नेहा, थैंक यू, तुमने हमारे लिए भाई इतना टाइम निकाला और बहुत अच्छा लगा मिलके, और आगे के फ्यूचर के लिए बहुत बहुत तुम्हें मेरी तरफ से बेस्ट विशेस है बेटा। ठीक है,
तो ठीक है बच्चों, आज के सेशन को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं।